नमस्कार साथियों, वेलकम टू अनन्या जीनस क्लासेस। साथियों, आज पॉलिटी का दूसरा चैप्टर उद्देशिका है। उद्देशिका से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आइए वो सभी को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है वह साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो साथियों, आपको बताना है आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा इन चारों ऑप्शनों में से किस में दी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा और उनकी व्याख्या जो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक अधिकार कर्तव्यों के अध्याय में किया गया है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करता है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। तो इस प्रकार राइट आंसर इसका साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पथनिरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो निहित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम जो है वो है संपूर्ण। ये ऑप्शन बी को देखिए तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए साथियों, कहता है संविधान के उद्देशिका में निहित विभिन्न शब्दों का सही क्रम निम्नवत है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुता। तो इस प्रकार राइट आंसर है साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ऑप्शन सी। आइए ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ऑप्शन डी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो इसका राइट आंसर अगर साथियों देखें इस क्वेश्चन का कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है? ऑप्शन 4, प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया,
भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। साथियों, हमारे संविधान में जो है हमारे देशों का नाम का उल्लेख जो है सिर्फ भारत और इंडिया से किया गया है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर बुलाया था। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। केसी हुयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया साथियों? अगर इसका राइट आंसर आप देखें तो ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। साथियों, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग जो है संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए, बंधुत्व, ऑप्शन बी, संप्रभुता, ऑप्शन सी, समानता, ऑप्शन डी, अखंडता। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द नहीं था। आइए इसके व्याख्या को, जबकि बंधुत्व, संप्रभुता और समानता ये तीनों शब्द मौजूद था। तो इसके व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, तीन शब्द है साथियों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया है। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 का क, 14 का क और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या देख लीजिए साथियों, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। साथियों, पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है वो है भारत में राज का कोई धर्म नहीं है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से हैं जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता।
बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 4 ऑप्शन है, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो हमारे संविधान में जो है उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता का कोई वर्णन नहीं किया गया है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता को नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। साथियों अगर यहाँ पे देखें तो आर्थिक स्वतंत्रता है, अगर यहाँ पे आर्थिक न्याय होता तो वो सही आंसर हो जाता है। तो आर्थिक न्याय का कोई चर्चा नहीं किया गया, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का कोई चर्चा नहीं किया गया, बल्कि आर्थिक न्याय का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? प्रस्तावना को किस भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? केशवानंद भारती विवाद। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। वर्ष 1960 में बेरोबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना साथियों। आइए देखते हैं। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अगर आप इसे देखें तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ये एक भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो इस प्रकार साथियों उद्देशिका से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो सभी प्रश्नों को हमने देखा। साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो डालने के साथ ही आपको वह नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।